Good morning, students. Now we are going to start Chapter 4 History Thinkers, Beliefs, and Buildings. So, in this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. So, इस चैप्टर में हम एक लॉन्ग जर्नी 1,000 ईयर्स तक की तय करेंगे, जिसमें हम फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ने जाएंगे, जो कि इवेंट्स को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं. ठीक है, उनको फिलोसोफर्स बोलते हैं और उनकी स्टडी करते हैं. और इससे पहले जो हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट जो चैप्टर था वो बिल्कुल ही अलग से था, हटके था वो चैप्टर. और बाकी के जो हम चैप्टर 2, 3 और ये जो 4th चैप्टर है, ये सारे के सारे जो ये चैप्टर हैं ये इंटरलिंक्ड है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, हम अभी इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, वी आर हेयर टू रीड अबाउट फिलोसोफर्स एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिटेड, कि किस तरीके से वो इस वर्ल्ड को किस तरीके से जिसमें वो रह रहे थे, किस तरीके से हम समझेंगे. ठीक है, उनके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से वो लोग उनको जानते थे और उसको समझते थे. वी विल ऑल्सो सी हाउ देयर आइडियाज़ वर कंपाइल्ड एज ओरल और रिटन टेक्स्ट. हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने जितने भी आइडियाज़ थे उनको किस तरीके से कंपाइल किया, किस फॉर्म में कंपाइल किया. वी कैन सी ओरल टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट में मौजूद था, और इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. ठीक है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के रूप में भी हमारे सामने ये आए और आएंगे. वी कैन सी हेयर in this chapter. So these are indicative of enduring influence these thinkers had on people. और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये आर्किटेक्चर, ये स्कल्पचर्स उनका इंडिकेशन था. उनका इंडिकेशन मतलब हम क्या देख रहे हैं, लोगों के ऊपर, लोगों की थिंकिंग के ऊपर किस तरीके से एक परमानेंट इन्फ्लुएंस ये छोड़ता था. While we will be focusing on Buddhism, and it is important to remember that this tradition didn't develop in isolation. and हम इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम फोकस करेंगे. बट हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि बुद्धिज़्म दैट टाइम सिर्फ एक अकेला ही ट्रेडिशन डेवलप नहीं हो रहा था. 600 BCE से लेकर 600 CE दैट टाइम पीरियड में सिर्फ बुद्धिज़्म ही डेवलप नहीं हो रहा था, वही सिर्फ अकेला ट्रेडिशन डेवलप नहीं हो रहा था. देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशंस, ईच एंगेज्ड इन डिबेट्स एंड डायलॉग विद द अदर्स. और भी बहुत सारे ट्रेडिशंस थे जिनके बारे में बातचीत हुई, डिबेट हुई और डायलॉग्स के दौरान, मतलब डायलॉग्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से इनमें फॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ. द सोर्सेज दैट हिस्टोरियन यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट this exciting world of ideas and belief include Buddhist, Jainas and the Brahminical texts, as well as a large and impressive body of material remains including monuments and inscriptions. तो हम ये भी देखेंगे कि historians ने किस तरीके से हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए और अपने आइडियाज़ और बिलीव्स को किस तरीके से, मतलब कौन से सोर्सेज उनको मिले जिसके थ्रू उन्होंने हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया. इन आइडियाज़ और बिलीव्स जिसमें हम बुद्धिज़्म के आइडियाज़ देखेंगे, जैन टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, और किस तरीके से यहाँ पर बात की गई है लार्ज एंड इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस, किस तरीके से उनके रिमेन्स के बारे में स्टडी की गई. ठीक है, उन सब के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, और इन सब को हमारे पास सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, दीज टेक्स्ट, दीज मॉन्यूमेंट्स, दीज इंस्क्रिप्शंस. सो कौन से मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, कौन से इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स ऑफ दैट टाइम इज़ द स्तूपा at Sanchi, which is a major focus in this chapter. So we are going to study about the stupa of Sanchi,
इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्तूपा इन सांची इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83. सो हेयर दिस इज़ द पिक्चर. तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो मेनली ये क्या है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची. अगर आप ट्रैवल करो, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन, यू विल सी द मजेस्टिक स्तूपा कॉम्प्लेक्स ऑन अ टॉप ऑफ हिल, crowning it as it were, and you request the guard you will stop the train at the little station of Sanchi for 2 minutes. अगर आप दिल्ली से भोपाल की तरफ ट्रैवल करो तो आप रास्ते में इस मजेस्टिक स्तूपा को देख सकते हैं. और यू नो एंड एज यू क्लाइंब अप द हिल, तो जैसे ही आप हिल पर चढ़ोगे, यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि कितना ये स्ट्रक्चर जो ये था कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था. अ लार्ज माउंट एंड अदर मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अ टेम्पल बिल्ट इन द 5th century. ये 5th century के दौरान बनाया गया था. यू कैन सी हेयर दिस इज़ द माउंड लाइक स्ट्रक्चर, राइट. ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लिम्स देखी जाती है, एक ग्लिम्स ऑफ सांची, एक झलक. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शाहजहाँ बेगम. कौन है ये, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. लेट्स सी. सांची इन द 19th century. द मोस्ट वंडरफुल एशियन बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर सांची कनखेड़ा, राइट. एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग जो भोपाल के सांची कनखेड़ा में है. एक्चुअली it is a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of भोपाल. भोपाल के 20 माइल नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक छोटा सा विलेज है जिसमें हमने कल विजिटेड किया. वेयर इट इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर. सो वी इंस्पेक्टेड द स्टोन स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज़ ऑफ बुद्धा एंड एन एशियंट गेटवे. तो वहाँ पर अगर आप जाओ तो यू कैन सी, वहाँ पर आपको स्टोन स्कल्पचर्स मिलेंगे, स्टैचू ऑफ बुद्धा मिलेगा और एशियंट गेटवे मिलेगा आपको. द रुइंस अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू यूरोपियन जेंटलमैन. तो आपको पता ही है कि जो यूरोपियन यूरोपियंस थे, उन्होंने यहाँ पर जितने भी बुद्धा के रिमेन्स हैं, ये सांची स्तूप की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. रुइंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि बुद्धा के कुछ रिमेन्स हमें यहाँ पर मिले हैं. तो यूरोपियंस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, स्पेशली मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है. स्टेड सेवरल वीक्स इन दिस नेबरहुड एंड एग्जामिन दीज रुइंस मोस्ट केयरफुली. वो यहाँ पर रहे और उन्होंने इन सभी रिमेन्स को केयरफुली एग्जामिन किया. ही टुक ड्राइंग ऑफ द प्लेस. उन्होंने उसका पहले डिज़ाइनिंग की, ड्राइंग किया. डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शंस, उनकी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया. एंड बोर्ड शाफ्ट डाउन दीज डोम्स. और उन्होंने इसी डोम्स के बीचों बीच क्या किया, उन्होंने खुदाई की, ठीक है. एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वॉज डिस्क्राइब बाई हिम इन एन इंग्लिश वर्क. और उनका ही एक रिजल्ट हम उनके एक इंग्लिश वर्क में देख सकते हैं. इसमें ऑलरेडी गिवन है, फ्रॉम शाहजहाँ बेगम नवाब ऑफ भोपाल, जो कि ये जो शाहजहाँ बेगम, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नवाब ऑफ भोपाल. शी वॉज द नवाब ऑफ भोपाल. और उनकी जो बायोग्राफी थी उसका नाम था ताज उल इकबाल तारिक, ठीक है. तो ये उनकी बायोग्राफी थी. इस बायोग्राफी में इनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है, विच वॉज ट्रांसलेटेड बाय H.D. बास्टो इन 1876, राइट. नेक्स्ट, तो अ ग्लिम्स ऑफ सांची की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सांची के बारे में. सो 19th century यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा एट सांची. तो मैंने आपको बताया था अभी कि यूरोपियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सांची स्तूप को लेकर. In fact, the French sought Shahjahan Begum permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved, to be displayed in a museum in France. तो द थिंग इज़, जो फ्रेंच थे, अब जैसे कि इंडिया के अंदर ना सिर्फ ब्रिटिशर्स आए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आई, उनमें से फ्रेंच भी थे. तो फ्रेंच ने शाहजहाँ बेगम को उनसे परमिशन लेने की कोशिश की कि ऐसा करते हैं कि हम ईस्टर्न गेटवे को ले जाते हैं. किसके लिए? ताकि उनको प्रिजर्व करके फ्रांस के म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया जा सके, वहाँ पर रखा जा सके.
सो फॉर अ वाइल सम इंग्लिश मैन ऑल्सो वॉन्टेड टू डू द सेम. अब इधर से जो यूरोपियंस, जो ब्रिटिश इंग्लिश थे, इंग्लिश पीपल थे, ब्रिटिशर्स थे, वो भी सेम यही चीज़ करना चाहते थे. बट फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश were satisfied with carefully prepared plaster cast copies and the original remained at the site part of the Bhopal state. बट दैट टाइम सिचुएशन ये हुई कि शाहजहाँ बेगम ने उनको ये परसुएट करने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप ऐसे ओरिजिनल चीज़ें ले जाओगे तो हमारे इंडिया में जो बुद्धिज़्म को दैट टाइम फॉलो किया जा रहा है तो क्या होगा, राइट. तो उन्होंने इनका एक ऑल्टरनेटिव रखा गया विच इज़ नॉट गिवन इन दिस बुक. सो फ्रेंच एंड इंग्लिश मैन सेटिस्फाई हो गए. उन्होंने ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस की कॉपी बनाई इसी गेटवे की, राइट. तो उसको फिर ओरिजिनल जो थी गेटवे को इस सेम साइट में रहने दिया जो कि आज भी भोपाल स्टेट का ये पार्ट है. ठीक है, सांची स्तूप की बात करें. सो द रूलर ऑफ भोपाल शाहजहाँ बेगम एंड हर सक्सेसर, जो शाहजहाँ बेगम के बाद जो उनके सक्सेसर हुए सुल्तान जहाँ बेगम, प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द एशियन साइट. और इस साइट को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने आगे मनी प्रोवाइड की, राइट, डोनेशन दी. नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहाँ. और जॉन मार्शल ने सुल्तान जहाँ को इसके बारे में लिखा और उसको सांची स्तूपा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स उन्होंने तैयार की वो उनको डेडिकेट की. और इसके लिए शी फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेट हाउस वेयर ही लिव्ड एंड रॉट द वॉल्यूम्स. उन्होंने उसके लिए फ़ंड भी दिए गए जहाँ पे ये म्यूज़ियम बनाया गया. गेस्ट हाउस भी था एंड वहाँ पे वो रहते थे और उन्होंने वहाँ पे वॉल्यूम्स तैयार किए, इनके बारे में लिखा. शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स उन वॉल्यूम्स की, उन बुक्स की पब्लिकेशंस के लिए भी उन्होंने फंड्स दिए. So, if the stupa complex has survived, it is in no small measure due to wise decision. अगर आज हम देख रहे हैं ना कि स्तूपा ये हमारे भोपाल के एरिया में अभी भी अगर सर्वाइव कर रहा है तो इसमें वाइस डिसीज़न जो दैट टाइम लिया गया उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था. ठीक है, अगर दैट टाइम अगर गेटवे या फिर इसके रिमेन्स को ब्रिटिशर्स या फिर फ्रेंच के हवाले कर दिया जाता तो ओरिजिनल पार्ट हमारे पास ना रह पाता. और अगर वो नहीं रहता ना कोई प्रेजर्वेशन होती और ना ही लोग इन्हें इसे यहाँ देखने के लिए आते. सो टू गुड लक इन एस्केपिंग द आइज़ ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स. तो ये हमारा गुड लक था कि हमने रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए एंड दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे द म्यूजियम ऑफ यूरोप. और बहुत सारे ऐसे भी थे जो इनके रिमेन्स को यूरोप लेके जाना चाहते थे. तो इन सब की आइज से बचाना ये हमारा एक गुड लक था. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, सो दिस वॉज the one of the most important Buddhist center. The discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding of early Buddhism. तो इन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज़्म को जो लेकर थी उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया. Today it stands testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site by the Archaeological Survey of India. तो आज अगर हम इस स्तूपा को सांची एरिया में भोपाल में अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे इस स्तूपा के प्रेजर्वेशन को लेकर. ठीक है, कि किस तरीके से हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था उनका. हम ये जीता जागता एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जो आज भी क्या है, प्रिजर्व्ड है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे हैं. सो क्या क्वेश्चंस थे इसकी हिस्ट्री को लेकर या इस मॉन्यूमेंट को लेकर. सो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट. क्या था सिग्निफिकेंस, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. सो व्हाई वाज द माउंट बिल्ड, ये बनाया क्यों गया. व्हाट डिड इट कंटेन, इसके अंदर है क्या. वाई इज़ देयर अ स्ट्रॉन्ग रेलिंग अराउंड इट. और यू कैन सी पिक्चर में अगर आप देखो तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रेलिंग है, स्टोन रेलिंग है, यू कैन सी हेयर.
स्टोन रेलिंग, ऐसे ही स्टोन रेलिंग यहाँ पर क्यों की गई है, क्या रीज़न हो सकता है स्टोन रेलिंग का? हु बिल्ट इट, हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स एंड पेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, किसने बनाया और किसने इसके लिए पेमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए? When was it discovered, कब यूरोपियंस को, कब हमारे हिस्टोरियंस को इसके बारे में पता चला? सो देर इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी कैन अनकवर एट सांची, फॉर विच वी मस्ट कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस। तो इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है जिसको हम अनकवर करने जा रहे हैं, और जिसमें हमें टेक्स्ट में, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शंस में इन सब के बारे में हमें कंबाइन इंफॉर्मेशन मिलती है. So these are the sources. So let us begin by exploring the background of early Buddhist tradition. Let's start it. Background हम next वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से पहले की चीज़ के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सांची स्तूप के बारे में. ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम सांची स्तूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. उसकी बैकग्राउंड क्या है, राइट? कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस जो अराइज हुए थे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सैक्रिफाइसेस क्या है, डिबेट्स क्या हैं, क्या ट्रेडिशंस रहे हैं इस स्तूपा के पीछे, तो उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट? सो द मिड सेंचुरी सैक्रिफाइसेस, आपको पता है सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं. यहाँ पे सैक्रिफाइसेस हैं यज्ञ, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी की बलि दे देना. यहाँ पर सैक्रिफाइस का मतलब है यज्ञ. जो ब्राह्मण्स यज्ञ, पूजा अर्चना वगैरह करते थे उसको बोला जाता था सैक्रिफाइसेस. एंड डिबेट्स, जो फॉर्मल डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, ठीक है, उसको डिबेट्स बोला जाता है, वाद विवाद वी कैन से. So the mid-first millennium BCE is often regarded as a turning point in world history. तो ये जो mid-first millennium that period जो था वो एक turning point था हिस्ट्री का. क्यों? क्योंकि दैट टाइम बहुत सारे थिंकर्स हमारे सामने आ रहे थे, बहुत सारे थिंकर्स emerge होके आ रहे थे. So it saw the emergence of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha. So these were the thinkers among many others. और इनके अलावा और भी बहुत सारे थे इंडिया से. So they try to understand the mystery of existence and relationship between human beings and cosmic orders. अब ये सारे के सारे इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस मिस्ट्री को उलझाने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन बीइंग्स और कॉस्मिक ऑर्डर्स के बीच में, मतलब यूनिवर्स के बीच में, प्लैनेट्स, ठीक है, हमारी इंटायर क्रिएशन के बीच में ह्यूमन बीइंग के साथ क्या रिलेशन है उसकी, और ह्यूमन बीइंग्स के एग्जिस्टेंस को लेकर जो भी सवाल थे उन सबको ये जानने की कोशिश में लगे हुए थे. सो दिस वॉज द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स एंड सिटीज़ वर डेवलपिंग. और यही वही टाइम था जब नए नए किंगडम्स और सिटीज़ डेवलप हो रही थी. सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग इन वेराइटीज़ ऑफ वेज इन द गंगा वैली. ये हमने दैट टाइम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से गंगा वैली के आसपास के एरियाज़ में सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी. इस चैप्टर में हम रिलीजियस कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, right? So these thinkers attempted to understand these development as well. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे the sacrificial tradition, ठीक है. जो ये sacrificial, जो ये यज्ञ का ट्रेडिशन दैट टाइम चल रहा था ब्राह्मण्स के द्वारा, हमने पढ़ा था कि यज्ञ होते थे, उनके द्वारा करवाए जाते थे, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So there were several pre-existing traditions of thoughts, religious beliefs and practices including of early Vedic traditions known from the Rig Veda. हमें ऋग वेदा से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि दैट टाइम सोसाइटी में, उससे भी पहले बहुत सारे ट्रेडिशंस दैट टाइम डेवलप हो रहे थे. रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही थी, ठीक है, जो कि हम ऋग वेदा में भी देखते आ रहे हैं. अर्ली ऋग्वेदिक ट्रेडिशन से भी हमें मिलते हैं, जो कि 1500 से 1000 BC के दौरान कंपाइल किया गया. तो ऋग्वेदा में क्या है, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेस ऑफ वेराइटी ऑफ डाइटीज़. तो ऋग्वेदा के अंदर हमें बहुत सारी प्रेयर्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ देवी देवताओं की, जो
के लिए जो प्रेयर की जाती हैं उसके बारे में हमें वो हिम्स, वो प्रेयर्स हमें ऋग्वेदा में मिलती हैं। स्पेशली कौन कौन से देवी देवता थे, लाइक अग्नि देवता, इंद्र देवता एंड सोम देवता। मैनी ऑफ दीज हिम्स वर चैंटेड व्हेन sacrifices वर परफॉर्म्ड। तो बहुत सारे इन हिम्स को दैट टाइम चैंट किया जाता था, दैट टाइम इन हिम्स को, इन प्रेयर्स को, इन मंत्रों का दैट टाइम उच्चारण किया जाता था जब यज्ञ परफॉर्म होते थे। ठीक है, और द थिंग इज़, अब सेक्रीफाइसेस क्यों करवाए जाते थे, क्यों ये यज्ञ करवाए जाते थे? वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लोग यज्ञ करा रहे हैं तो उनके पीछे कोई मोटिव नहीं था, राइट? सो कोई कैटल के लिए करवा रहा था, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए करवा रहा था, कोई धन दौलत के लिए, और कोई अपनी लंबी उम्र के लिए ये सेक्रीफाइसेस करवाए जाते थे। एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, later some were performed by the head of households for the well-being of the domestic unit। पहले तो सेक्रीफाइसेस ना कलेक्टिवली इकट्ठे परफॉर्म करवा लिए जाते थे, पर बाद में क्या था, कुछ इंडिविजुअल्स अपनी डोमेस्टिक यूनिट, अपनी लीनियज के लिए, अपने वंशावली के लिए, वो उनके हेड के द्वारा, मतलब फादर है मान लो अगर हेड है घर का, तो उनके द्वारा इन रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाने लगा। मोर एलैबोरेटेड सेक्रीफाइसेस जैसे कि राजसूय एंड द अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय द चीफ्स एंड किंग्स हु डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मण्स प्रीस्ट टू कंडक्ट द रिचुअल्स। अब आपको पता ही है कि ब्राह्मण्स ये सारे रिचुअल्स करवाते थे, तो बड़े बड़े जो चीफ्स हैं, किंग्स हैं, वो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ क्या होता है, जब किसी भी कॉरोनेशन सेरेमनी स्टार्ट होती है किसी भी राजा की, मतलब राजा गद्दी पर बैठ रहा है, नया राजा, उसका राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसको राजसूय यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। अगर वो हॉर्स जिस जिस टेरिटरी में जाएगा और कोई उसको नहीं पकड़ता, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो पूरे टेरिटरी राजा की हो जाती है। और जो कोई अगर मान लो उसको पकड़ने की कोशिश करता है या उसके अगेंस्ट जाता है, तो राजा के साथ उसको युद्ध करना होगा। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से ये चीफ्स और किंग्स ये बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, सो दीज वर द एलैबोरेटेड फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइसेस। अब नाउ द थिंग इज़, हम क्या देखते हैं, दैट टाइम सोसाइटी के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस इमर्ज हो रहे थे। नाउ न्यू क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पर? सो मैनी आइडियाज़ फाउंड इन द उपनिषद शोज दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब लोग जो थे, अब लाइफ के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे। हमने वेदास में देखो, हम बार बार यही बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं। ठीक है, वेदा रिचुअलिस्टिक तो है ही है, साथ के साथ ये फिलोसफिकल भी है। मतलब हमें कर्म कांड के साथ साथ हमें फिलोसफिकल का मतलब यहाँ पे है कि ज्ञान के बारे में भी, हमें नॉलेज के बारे में भी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी, ज्ञान कांड के बारे में भी हमें पता चलता है। तो उन्हीं में से हम बात करते हैं उपनिषद की। ठीक है, जिसमें एक तरह से उप का मतलब क्या होता है, नियर, एंड निष्ठ का मतलब क्या होता है कि पास बैठना, सिट। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब कि अपना जो बच्चा है, जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो गुरु के साथ बैठ के किस तरीके से बातचीत करता है और कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को, उसकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है, राइट? सो लोग मीनिंग ऑफ लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है उनके अंदर। द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, क्या वाकई ही मरने के बाद दोबारा लाइफ आप रीबर्थ होता है या नहीं होता है, इसके बारे में। ठीक है, और द थिंग इज, बर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, क्या हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से रीबर्थ होता है? सो इस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे। सच इश्यूज़ वर हॉटली डिबेटेड, और इस तरह के इश्यूज़ डिबेटेड होने लगे। मतलब हॉटली डिबेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, इस पे वाद विवाद होने लगा, राइट? फॉर्मल डिस्कशंस होने लगी। थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। थिंकर्स कंसर्न्ड होने लग पड़े कि
किस तरीके से मतलब अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस किया जाए और किस तरीके से उसको समझने की कोशिश की जाए और किस तरीके से जो लोग हैं उनकी सभी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाए। एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशंस जो लोग थे, मतलब जो बिल्कुल वैदिक नॉर्म्स को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वाज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। तो उनका मानना था या उनकी ये क्वेश्चनिंग थी कि वाकई में कोई सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है या नहीं है या बहुत सारी हैं। सो पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस। अब लोग सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस को लेकर विचार करने लग पड़े, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उस पर विचार करने लगे। डिबेट एंड डिस्कशंस देखते हैं। सो वी कैन से थॉट प्रोसेस, right? So we get a glimpse of lively discussion and debates from Buddhist text. तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें इनका इस ग्लिम्स मिलता है, एक झलक मिलती है अबाउट दीज डिस्कशंस और डिबेट्स, जिसमें क्या मेंशन है एज मैनी एज 64 सेक्ट्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स। मतलब हमें 64 टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखने को मिलते हैं, बिलीफ सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। कैसे? लाइक टीचर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस trying to convince one another as well as lay persons about the validity of their philosophy or the way they understood the world. अब टीचर्स क्या करने लगे थे? दे ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे और आम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके आइडियाज़ थे ना, अपने आइडियाज़ को लेकर, ठीक है, अपनी फ़िलॉसफी को लेकर, ठीक है, कि जितना कि वो वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक है, उनके अपने तरीके को वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। डिबेट्स टू प्लेस इन कुताग्रशाला। कुताग्रशाला क्या होती है? एक काइंड ऑफ हट होती है विद पॉइंटेड रूफ, तो वहाँ पर ये डिस्कशंस होती थी। और ये डिस्कशंस कहाँ होती थी? और इन ग्रोव्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स हॉल्टेड, जहाँ पर उन वुड्स एरिया में जहाँ पर ये जो मेडिकेंट्स थे, ये जो बुद्धिजीवी थे, मनीषी थे, ये लोग जहाँ पर आकर रुकते थे, तो वहाँ पर ये डिस्कशन होने लग पड़ी। डिस्कशंस अबाउट देयर फिलोसफी, डिस्कशंस अबाउट द वे दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है। सो इफ़ अ फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, द फॉलोअर्स ऑफ द लेटर ऑल्सो बिकेम हिज डिसाइपल। मान लो कि एक फिलोसोफर है, उसने अपने आइडियाज़ को अपने राइवल्स जो उनके अगेंस्ट थे उनको समझाने में वो कन्विंस कर लेता है, उनको वो अपने आइडियाज़ को समझा देता है, अपनी फ़िलॉसफी को समझा देता है, ठीक है। तो उसके साथ वो क्या करता है? अपने आइडियाज़ को फिर वो छोड़ देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? उसके साथ के जो और भी डिसाइपल्स हैं, जो और भी शिष्य हैं, वो भी क्या करते हैं? वो फर्स्ट फिलोसोफर्स की बातों में आते हैं और उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिजल्ट कंक्लूजन क्या देखते हैं? द सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो और श्रिंक ओवर टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी एक मत के सपोर्टर्स बढ़ भी रहे हैं और वी कैन से कम भी हो रहे हैं। So many of these teachers, including Mahavira and the Buddhist, they questioned the authority of the Vedas. अब महावीराज एंड बुद्धा जैसे कुछ ऐसे टीचर्स हुए, उन्होंने वेदा की अथॉरिटी को लेकर उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी। मीन्स अब वो क्या हम देखते हैं कि वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट जाना उन्होंने शुरू कर दी। दे ऑल्सो एम्फसिस्ड इंडिविजुअल एजेंसी, suggesting that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulation of worldly existence. अब उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया? इंडिविजुअल एजेंसी पे, इंडिविजुअल एफर्ट्स पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपके खुद के एफर्ट्स होने चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए। आप अपने जितने भी वर्ल्डली एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी भी ट्रायल्स एंड ट्रैबुलेशंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको साइड में करके आपको खुद के एफर्ट्स लगाने हैं टू अटेन लिबरेशन। वेदास कैन नॉट लिबरेट अस, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि वेदास कुछ नहीं कर सकते। सो दिस वॉज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन wherein, as we have seen, an individual existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender. तो हम क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल ही ब्राह्मणिकल पोजीशंस के बिल्कुल क्या थे? बिल्कुल कंट्रास्ट थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे।
ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के चलते हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट और जेंडर का पर्सन ही, ठीक है, बाय बर्थ ही उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने तो क्या कर दिए, ईजिली उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्रा 4 वर्णों में उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। और उन्होंने यही कहा कि आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपको जो सोर्सेज मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो आपके जन्म से ही क्या है, जन्म के आधार पर ही आपको उनके वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पर्टिकुलर ये यहाँ पर सोसाइटी के अंदर आपके ऑक्यूपेशन को भी निर्धारित कर दिया कि अकॉर्डिंग टू बर्थ ही आपका ऑक्यूपेशन निर्धारित होगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मणों ने अपने आप को बिल्कुल मोनोपोली, मतलब बिल्कुल दैट टाइम वो सोसाइटी में क्या हो रहे थे, डोमिनेंट हो रहे थे, ठीक है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि उन्होंने सबके ऑक्यूपेशंस को डिवाइड कर दिया कि ब्राह्मण्स रिचुअल्स करेंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे, क्षत्रियाज वॉर्स करेंगे, फिर आगे क्या देखते हैं, वैश्यास ट्रेड वर्क करेंगे, एंड लास्ट इज जो शूद्रास हैं वो तीनों वर्ण उसको क्या करेंगे, आगे वो उनको सर्विसेज देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सोर्स 2 में वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद। तो यहाँ पर 2 वर्सेस की बात हुई है जो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, विच वॉज composed in संस्कृत टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द नेचर ऑफ द सेल्फ। द नेचर ऑफ द सेल्फ मतलब आत्मा की प्रकृति की बात की गई है, एंड द ट्रू सेक्रीफाइस की बात की गई है। आत्मा की प्रकृति में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट, कि जो मेरे अंदर, जो मेरे हार्ट में, जो मेरे अंतर आत्मा है, उसकी बात हो रही है। वो पैडी, बार्ले, मस्टर्ड, मिलेट्स, और जो मिलेट्स के सीड्स होते हैं उनकी बीच की जो गिरी होती है उनसे भी स्मॉलर है मेरी आत्मा। और यही जो मेरी अंतरात्मा है वो पूरे अर्थ से, इंटरमीडिएट स्पेस, हेवन और दीज वर्ल्ड से क्या है, बड़ी है, उससे ग्रेटर है। टू सेक्रीफाइस क्या है, दिस वन द विंड दैट ब्लोज। उन्होंने कहा है जो विंड, जो ये हवा बहती है वो है, इट इज़ अ श्योरली अ सेक्रीफाइस। वाइल मूविंग इट सैंक्टिफाई ऑल दिस, मतलब जब वो मूव करती है तो सबको पवित्र करती जाती है। सो देयरफॉर इट इज़ इंडीड अ सेक्रीफाइस। तो वास्तव में सेक्रीफाइस क्या है, वो हमारी दैट पवन, दैट विंड, ठीक है, तो उसको बोला गया है। क्लियर।